नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला शैली। पूर्व की क्लास में हमने मारवाड़ और मेवाड़ चित्रकला शैली को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाड़ौती शैली। हाड़ौती क्षेत्र आप जानती हैं राजस्थान का कौन सा भाग है? दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर हाड़ौती क्षेत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर हाड़ाव राजाओं का शासन था। तो ध्यान रखना, चौहान वंशी हाड़ों का प्रभुत्व बूंदी, कोटा, झालावाड़ क्षेत्र में रहा, इसलिए हाड़ौती क्षेत्र कहलाया। बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली इसके अंतर्गत आती हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बूंदी शैली। चित्रकला की बूंदी शैली मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित है। समय समय पर बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण, लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ कि आज संसार भर के संग्रहालय में बूंदी शैली के चित्र मिलते हैं। राव शत्रुसाल, कई बार शत्रुसाल मिल जाता है, कई बार छत्रसाल मिल जाता है, तो बात एक ही है। हाड़ा के काल में इस शैली का विशेष रूप से विकास हुआ है। राव छत्रसाल के प्रसिद्ध रंग महल बनाया जो सुंदर भित्ति चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो इम्पोर्टेंट बात होगी कि हाड़ौती शैली का सबसे प्रसिद्ध महल कौन सा है? तो रंग महल है। किसने बनवाया था? छत्रसाल ने बनवाया था। भाव सिंह तथा उनके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशों से दक्षिण भारत के युद्धों में भाग लिया, जिसमें बूंदी शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव आ गया। चित्रशाला का निर्माण राव उमेश सिंह के समय हुआ। बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि चित्रशाला का निर्माण किसके समय हुआ था? उमेश सिंह के समय हुआ था। राव उमेश सिंह का जंगली सूर का शिकार करते हुए बनाया गया चित्र प्रसिद्ध है। तो ये चित्र भी पूछा गया कि जंगली सूर का शिकार करता हुआ चित्र किस शैली की विशेषता है? तो ध्यान रखना, ऐसा चित्र कौन सी शैली में है? बूंदी शैली में है। ठीक है। राजा उमेश सिंह के काल में बूंदी शैली में नवीन मोड़ आया, जिसमें भावनाओं की सरलता, प्रकृति की विविधता, पशु पक्षियों और सतरंगे बादलों, जलाशयों आदि का चित्रण की बहुलता दिखाई देती है। तो यह प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है कि पशु पक्षियों के चित्रण के लिए कौन सी शैली फेमस है? तो ध्यान रखना, बूंदी शैली फेमस है। बूंदी शैली क्या करती? लंबी, शरीर पतले, स्त्रियों के अधर लाल हैं यानी होठ लाल हैं, मुख गोल है, चिंबुक पीछे की ओर झुकी छोटी होती थी। आकाश में उड़ते हुए काले काले कजरारे बादल, बिजली की कौंद, घनघोर वर्षा, नदी में उड़ती जल तरंगे, हरे वृक्ष, उन पर चहकती चिड़ियाएं, नाचते मोर, ये ध्यान रखना, नाचता हुआ मोर, कलाबाजी दिखाते वानर, पहाड़ की तलहटी में विचरण करते वन्य जीव का चित्रण बड़ा ही मनोहरी है। तो यहाँ पशु पक्षियों के चित्र थोड़ा इस शैली में ज़्यादा बने हैं। तो ये यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। बूंदी शैली में पशु पक्षी का चित्रण का विशेष महत्व रहा है। ये लीजिए, ये प्रश्न आया हुआ है पेपर में। ठीक है, आप इस प्रश्न को इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। स्थापत्य का राजपूती वैभव और श्वेत, गुलाबी, लाल, हिंगलू, हरा रंग आदि इसकी प्रमुख विशेषता रही है। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार के चित्र, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव अंकन आदि शैली के चित्र मुख्य चित्र रहे हैं। अब यहाँ के चित्रकारों को इम्पोर्टेंट कर लेना है कि बूंदी के जो चित्र थे वो कौन थे? चित्रकार थे सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण और साधु राम। अब कैसे याद करना? बूंदी किन किन के चढ़ती है? राम भगवान के चढ़ती है, तो राम से राम याद रह लेगा, राम। कृष्ण भगवान के चढ़ती है बूंदी, तो किशन। और साधुओं के चढ़ती है साधु राम। और सुरजन, सुर में देवता होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं ना, सुरजन, उनके भी बूंदी चढ़ती है। और अहमद अली आप ऐसे याद रख लेंगे। तो 4 याद कर लो, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। कोटा शैली। कोटा चित्र शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय, ये बहुत बार पूछा गया है, कोटा शैली को प्रकाश में कौन लाए थे? राम सिंह जी लाए थे, को जाता है। उसके बाद महाराजा भीम सिंह कोटा के राव थे। उन्होंने कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा शैली में वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव दिखाई देता है। अब ध्यान रखना, ये 2 प्रश्नों को एक कर सकता है, क्योंकि संप्रदाय टॉपिक भी अपने लगता है। संत संप्रदाय तो पूछ लेगा वो कोटा शैली किससे प्रभावित है? तो वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है। कोटा शैली का चरम उत्कर्ष उमेश सिंह के, तो उमेश सिंह के समय हुआ। कोटा के मुसफिर खाने के कलाकारों ने भित्तियों पर बड़े बड़े चित्र बनाने के साथ ही बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार पर समूह चित्रण कर कोटा शैली की विशेषता प्रदान की। तो
तो शिकार करते हुए जो ज़्यादातर चित्र दिखाए गए हैं वो कोटा शैली की विशेषता है, ये बात ध्यान रखें। घने जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ, जो इस शैली का प्रतीक ही बन गया। तो शिकार के चित्र हैं वो कोटा शैली में ही है। इस शैली में नारियों रानियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया। सभी चित्रकला शैली में पुरुषों को शिकार करते हुए दिखाया गया, परंतु ये एकमात्र शैली है जिसमें महिलाओं को भी शिकार करते हुए दिखाया गया। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में रघुनाथ, गोविंद राम, डल्लू, लिच्छीराम और नूर मोहम्मद है। तो ये चित्रकार आपको अच्छी तरह से याद करने हैं कि कोट कौन पहनता है। रघुनाथ जी पहनते हैं, गोविंद राम जी पहनते हैं, डल्लू जी पहनते हैं, लिच्छीराम जी पहनते हैं और नूर मोहम्मद पहनता है। तो अपन 4 याद कर लो, अपने आप याद हो जाएंगे। नूर मोहम्मद को याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कैसे याद करना है? लक्ष्य ठीक को नहीं, किंगा जी को कोट पे रहे बिंगा लक्ष्य ठीक को नहीं, और वो कोट डाल के बन जाए रघुनाथ बन जाए, और बैठा जाके गोविंद गोविंद करे, बस ऐसे याद कर लो। तो लक्ष्य ठीक को नहीं, लच्छी राम याद रह जाए, वो कोट डालकर डालू राम याद रह जाए वो, और के बन जाए वो रघुनाथ बन जाए वो, रघुनाथ जाओगे और बैठा गोविंद गोविंद करोगे। तो इस चीज को याद रख सकते हो। देखिए, स्त्रियों की आकृति का कोटा शैली में अत्यंत सुंदर चित्रण हुआ है। उनके पीन अधर यानी पतले पतले होठ बनाए गए हैं। सुदीर्घ नासिका यानी जो नाक है वो थोड़ा बड़ा बनाए गए हैं। पतली कमर, कमर को पतला रखा गया है। कंपोल खिले हुए यानी कंपोल गुलाब की पंखुड़ियों को कहते हैं। सुंदर अलकावन्य बाल, सुंदर बालों वाली आकृतियों को यहाँ जीवंत चित्रण किया गया है। पुरुष आकृति में वृषभ कंधे यानी बेल के समान बड़े मजबूत कंधे, उन्नत भौहें यानी जो आईब्रो हैं वो बड़ी बड़ी हैं, मांसल देह, शरीर बड़ा है, मुख पर भरी भरी दाढ़ी है, मूछें, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त है, और वेशभूषा मोती जड़ित आभूषण छवि को 4 चांद लगाते हैं। कोटा शैली में मुख्यतः हरे, पीले और नीले रंग की बहुतायत प्रयोग हुआ है। फिर है झालावाड़ शैली, ये इसकी उप शैली है हाड़ौती शैली। झालावाड़ के राजमहलों में श्रीनाथ जी के, राधा कृष्ण के, रामलीला के, राजसी वैभव के चित्र मिलते हैं। उनके माध्यम से झालावाड़ शैली का निर्धारण होना अभी शेष है। और हमारी अंतिम शैली चित्रकला शैली की है वो है ढूंढाड़ शैली। कौन सी है? ढूंढाड़ शैली, आमेर शैली। ढूंढाड़ में हम बात करें तो सबसे पहले अपन आमेर शैली कह दो, जयपुर शैली कह दो, एक ही बात है। जयपुर की चित्रण परंपरा पूर्ववर्ती राजधानी आमेर की चित्रकला के क्रमिक विकास का परिणाम है। आमेर शैली के प्रारंभिक काल के चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र नामक ग्रंथ प्रमुख है। यशोधरा वो कौन सा? महात्मा बुद्ध वाले, ठीक है। इसी समय में बनी रजमनामा की प्रति अकबर के प्रति प्रति में होती कॉपी, रजमनामा की कॉपी अकबर के लिए जयपुर सुल्त खाने में तैयार की गई थी। इसमें 169 बड़े आकार के चित्र हैं। जयपुर के चित्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। विराट के तथाकथित मुगल गार्डन तथा मौजमाबाद के भित्ति चित्रण भी शैली में निर्मित है, जिन पर मुगल प्रभाव साफ रूप से दिखाई देता है, क्योंकि मुगल का मुख्य जो केंद्र रहा था वो जयपुर ही रहा था। आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जयसिंह के राज्यकाल में प्रारंभ होता है। मिर्जा राजा जयसिंह ने रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी वैली नाम ग्रंथ अपनी रानी चंद्रावती के लिए 1639 में बनवाए थे। इसमें कृष्ण और गोपियों का युगल स्वरूप लोक शैली में चित्रित है। आमेर में मिर्जा राजा जयसिंह ने 1639 ईस्वी में गणेश पोल का निर्माण करवाया, जो भित्ति चित्रों और अलंकारों से सुसज्जित है। फिर अपन जयपुर शैली पढ़ लेते हैं। जयपुर शैली के अंदर महाराजा सवाई जयसिंह के प्रथम का काल कला की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने राजचिन्हों, कोषों, रोजमर्रा की वस्तुएं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए 36 कारखानों की स्थापना की, जिनमें से एक सुर्त खाना भी एक था। तो ध्यान रखना, सुर्त खाना किसके लिए था? जो फनकार होते थे ना, गीत गाने वाले, चित्र बनाने वाले, उनके लिए होता था। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे। इसी समय रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद जयदेव जी वाला, 12 मासा, नवरस, रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ। महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह के समय चित्र सर्जन का केंद्र सूरत खाना आमेर से हटकर जयपुर आ गया था।
तो ईश्वरी सिंह के समय क्या थे, आदम कद के चित्र बनाए जाने लगे थे, पोर्ट्रेट जिसे बोलते हैं। उस समय साहिब राम और लालचंद नामक चित्रकारों ने प्रशंसनीय कार्य किया था। तो ध्यान रखना, दो चित्रकार आए अपने पास अभी, साहिब राम और लालचंद। साहिब राम ने बड़े व्यक्ति के चित्र, जिसे मैंने अभी बताया था आपको, आदम कद पोर्ट्रेट, ठीक है, क्या बताया था मैंने, आदम कद पोर्ट्रेट। ये लो, आदमी की कद के चित्र इतने बड़े बड़े, जिसे पोर्ट्रेट कहते हैं, बनाकर चित्रकला में एक नई परंपरा डाली। लालचंद ने जानवरों की लड़ाई के चित्र भी बनाए हैं। तो दोनों याद रखना, साहिब राम और लालचंद। साहिब राम ने तो आदम का चित्र बनाए थे और लालचंद ने जानवरों की लड़ाई के चित्र बनाए थे। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय कलाकारों ने चित्रों में रंगों को न भरकर मोती, लाख, लकड़ी की मणियों को चिपकाकर रीतिकालीन अलंकारिक मणिकुटिकम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया था। इन्होंने रंग नहीं भरे थे चित्रों में, लाख, मोती, मणिये ये लगाए थे। सवाई माधो सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिर, सिंचोदिया रानी के महल, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेली में कलात्मक भित्ति चित्रण हुआ। लाल चितेरा महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह और महाराजा सवाई माधो सिंह के समय एक प्रमुख चित्रकार था। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। सवाई ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह के समय एक चित्रकार था जिसका नाम था लाल चितेरा। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से अधिक कलाकार सूरतखंड में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त थे, जिनमें से राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण आदि प्रमुख थे। अपने को मुख्यतः साहिब राम को याद रखना है, लालचंद को याद रखना है, ठीक है, शालिग्राम को याद रखना है, शालिग्राम, ठीक है, गोपाल, हुक्मा, चिमना, इनको याद रख लीजिएगा। इनमें राधा कृष्ण की लीलाएं, नायिका भेद, राग रागनी, 12 मास आदि के चित्र प्रमुख थे। महाराजा सवाई राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एवं क्राफ्ट्स की स्थापना की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में पूछा गया है। 1857 में स्थापना की, जो वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो किसने की थी? महाराजा राम सिंह ने, सवाई राम सिंह ने। उसके बाद में है भित्ति चित्रण, यानी भित्ति चित्रण होता है दीवारों के अंदर पेंटिंग करना। पोथी चित्रण, आदमकद पोर्ट्रेट, लघु चित्र में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता में बनाए रखा। बड़े बड़े पोर्ट्रेट यानी आदमकद व्यक्ति के चित्र और भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना है। जयपुर के भित्ति चित्रों में एक विशेष पत्ती है जिसे स्थानीय भाषा में आला गिला, अराइस तथा मोरा कसी कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, अपने घरों में बनाते हैं ये। जैसे दीवार है, दीवार पर प्लास्टर कर दिया, वो गिल्ला होता है, तो उस पर क्या करते हैं, उसके अंदर कुरेद दिए जाते हैं चित्र, ताकि वो लंबे समय तक बने रहते हैं। इस पत्ती में चूने के तैयार प्लास्टर को घोटकर चिकना कर लिया जाता है और इस पर चित्रण किया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम आला गिल्ला पत्ती का प्रारंभ आमेर में हुआ और कछावा और मुगल समदों का प्रभाव का परिणाम था। एक बुरेंसेको पत्ती होती है जिसमें जब प्लास्टर सूख जाता है तो उस पर कलर करके और फिर चित्र बनाए जाते हैं। ये कुछ समय के बाद इरेज हो जाते हैं। तो दो प्रकार की पत्तियां यहाँ पाई जाती हैं। जयपुर शैली का प्रभाव इसरदा, सिवाड़, जिलाए, उनियारा, चोमू, सामोद, मालपुरा जैसे ठिकाने भी रहे, जिससे वहाँ ठिकाना पेंटिंग विकसित होती रही। अब इसी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं अलवर शैली। अलवर शैली का सन 1775 के जयपुर से अलग होकर वहाँ के राजा प्रताप सिंह के समय से स्वतंत्र अस्तित्व में आई। उनके शासनकाल में शिव कुमार और डालूराम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे। तो ये डालूराम और शिव कुमार कहाँ से गए थे, ध्यान रखना, जयपुर के चित्रकार थे, अलवर गए थे। राजगढ़ के किले के शीश महल में अंकित भित्ति चित्र उन्हीं के समय में बने हैं। ये भित्ति चित्र अलवर शैली के प्रारंभिक सर्व उत्कृष्ट चित्र हैं। राजगढ़ के महलों में शीश महल का चित्रण करवाकर बख्तावर सिंह ने यहाँ की चित्रकला की शुरुआत की थी। तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा कौन, बख्तावर सिंह। अब देखो अलवर शैली में कौन कौन आएंगे, बलदेव आएगा चित्रकारों में, डालूराम आएगा, सालगा आएगा और शालिग्राम आएगा। ये मैंने पहले भी करवाया है, इम्पोर्टेंट करवा रहा हूँ यहाँ पे।
ऐसे याद कर लो, अलवर शब्द है ना, अलवर, ठीक है ना, इसमें लवर है। लवर कौन होता है? जिसके अंदर बल होता है, ये लो, ठीक है ना, ऐसे याद रखना है इसको। लवर कौन होता है? जिसमें बल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र, जिनमें नाथों, जोगियों, फकीरों से जंगल में धर्म चर्चा करते समय महाराज का चित्रण भी इस कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब विनय सिंह, इंपॉर्टेंट है ये आदमी। विनय सिंह का अलवर की चित्रकला शैली में उत्कृष्ट स्थान है। जैसा अगर मुगलों के समय अकबर का स्थान था, वैसे विनय सिंह का स्थान है। विनय सिंह बलदेव से चित्रकारी सीखते हैं। बलदेव मुख्य चित्रकार है, इसलिए मैंने आपको बताया था। गुलिस्ता का सुलेखन और चित्रांकन उनके शासनकाल में एक अनोखी घटना है। इस ग्रंथ को तैयार करने के लिए उस समय 1 लाख रुपए का खर्च आया था और उसके चित्र बलदेव और गुलाम अली ने बनाए थे। बलवंत सिंह के समय शालिग्राम, जमुनादास, छोटे लाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों और लिपटा पटचित्रों का निर्माण किया था। शिवदान सिंह के शासनकाल में काम कला के आधार पर निर्मित सैकड़ों चित्र चित्रकला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। तो ध्यान रखना, मैंने कहा है काम कला, और ये पूछा गया कि सबसे ज़्यादा वेश्याओं के चित्र, यानी गणिकाओं, एक बार पेपर में आया कि गणिकाओं के चित्र, तो गणिका शब्द का अर्थ होता है वेश्या। सबसे ज़्यादा वेश्याओं के चित्र किस चित्रकला शैली में बने हैं? अलवर शैली में बने हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नफीर वादन का चित्रण शैली की सुंदर उदाहरण है। महाराजा मंगल सिंह के शासनकाल में मूलचंद और उदयराम ने विशेष हाथीदांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया है। महाराजा जय सिंह के शासनकाल में रामगोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, रामसाय, नेपालियों जैसे कलाकारों ने अलवर शैली के अंतिम समय तक क्या रखा? जीवित रखा था। अलवर चित्र शैली में ईरानी, मुगल, राजस्थानी विशेषतः जयपुर शैली का आश्चर्यजनक संतुलित समन्वय देखा जाता है। इस चित्र शैली में पुरुषों के मुख की आकृति आम की शक्ल की बनाई गई है। स्त्रियों के कद कुछ ठीकने, पौवे जिडे कद वाली है, ठीक है, उतने कद है। उठी हुई वेनियां, अत्यधिक परिश्रम से बनाए गए अंग प्रत्यंग अलवर शैली की अपनी विशेषता है। वेश्याओं के चित्र केवल अलवर शैली में बने हैं। ये लीजिए, ये प्रश्न ही पूछा गया है। मैंने बता दिया था आपको, यहाँ गणिका शब्द आया था, एक ही बात है। सुंदर बेलमुंटी वाली वसलियों का निर्माण अलवर शैली की निजी विशेषता है। उनियारा टोंक में पड़ता है। नरुका ठिकाने के वंश ने इस शैली का विकास का मार्ग प्रस्तुत किया। राजा सरदार सिंह ने धीमा, मीरबख्श, काशी, रामलखन, भीम आदि कलाकारों को आश्चर्य प्रदान किया। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान मीरबख्श द्वारा चित्रित उनियारा शैली के उत्कृष्ट चित्र हैं। तो ध्यान रखना, मीरबख्श यहाँ का मुख्य है। उनियारा किसका देखना है आपको? मीरबख्श का देखना है। उनियारा शैली पर बूंदी और जयपुर शैली का प्रभाव दिखाई देता है। शेखावाटी के भित्ति चित्र। जयपुर शैली के भित्ति चित्रांकन का सर्वाधिक प्रभाव शेखावाटी पर पड़ा है। 19वीं सदी के मध्य से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ के श्रेष्ठी जनों ने विशाल वेलियों निर्मित कर इस कला को प्रोत्साहन और प्रश्य दिया, यानी आश्रय दिया था। नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाऊ आदि इन स्थानों पर भित्ति चित्रण हुआ है, वो वेलियों के अंदर हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया कि ओपन आर्ट गैलरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे शेखावाटी को जाना जाता है। बड़े बड़े हाथी, घोड़ों, चौबदार चमरधानियों का अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता है। छज्जों के नीचे टोडों के मध्य चित्रों ने अपनी सूझबूझ के अनुसार मल्लयुद्ध, कुश्ती, दधी मथन, गोदोहन, विचित्र पशु पक्षियों, देवी मिथकों, राक्षसों, काम कमला, राग रागिनी, साधु संतों, लोक कथाओं का विशेष अंकन किया है। हवेलियों की बाह्य दीवारों और अंदर कथात्मक बड़े बड़े फलकों का चित्रांकन शेखावाटी शैली की विशेष देन है। शेखावाटी के भित्ति चित्र में कथई, नीले व गुलाबी रंग की प्रधानता है, किंतु अब इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर का क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। फ्रांस के नदीन ला फ्रेंच ने फतेहपुर के वेलियों के भित्ति चित्रों के संरक्षण के संदर्भ में सराहनीय कार्य कर एक मिसाल पेश की है। तो ये थी अपनी चित्रकला शैली। आगे के कल के बिंदु में हम पढ़ेंगे लोक कलाएं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।